आज हमारे साथ हैं खास मेहमान अभिषेक मनु सिंघवी। गवर्नमेंट डेफिसिट को लेकर लगातार इस पिछले पूरे एक समय के दौरान सवाल उठते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस परिस्थिति के लिए आपके पास कुछ सुझाव हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं? इसमें ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। मैं आपको उदाहरण दूं, गवर्नेंस डेफिसिट क्यों होता है। अगर आप, एक उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ मैं, अगर आप इस बात पे आरोप लगाएंगे 8 साल बाद कि आप मेरे से मिले, आपने ऊपर लिखित रूप से कहा कि गलत निर्णय ले लें, आप किसी व्यक्ति के कंधे चौड़े हैं और वो पूरे कारणों के साथ लिखित रूप से कहता है कि हाँ आपके साथ ज्यादती हुई है, निर्णय बदलना चाहिए, उसके बाद आप उसको हाउंड करेंगे, फौजदारी एक्शन करेंगे, क्यों? अगले आदमी को कोई इतना चौड़ा कंधा हो आवश्यक नहीं है, वो क्यों पड़ेगा इसमें? गवर्नेंस डेफिसिट हो गया आपका। उसके बाद साथ साथ ऐसे मैं समझता हूँ कोई आदमी नहीं जो समझता है कि इस केस में कोई क्रिमिनलिटी हो सकती है, लेकिन कोई उठ के बोलेगा नहीं। आप दूसरी पार्टी के हैं, आप भी सामूहिक रूप से बोलेंगे कि नहीं गलत हुआ है। तो जब गवर्नेंस चाहिए तो आप पे भी दम होना चाहिए उठ के बोलने का, भी गलत हो रहा है, क्योंकि ऐसा अगर होगा एक बड़े व्यापक रूप से तो देश की आर्थिक वृद्धि बंद हो जाएगी। एक उदाहरण है बता रहा हूँ आपको। तो गवर्नेंस डेफिसिट के लिए सबको थोड़ा एक बोल्ड होना पड़ेगा, और बोल्ड का मतलब ये है कि सामूहिक रूप से कहना पड़ेगा कि हाँ हम समर्थन करते हैं, निर्णय लिया है, खुले रूप से सही है। और वो कहा है ना कि धर्मो रक्षति रक्षते। अगर आप आज इसलिए धर्म की रक्षा नहीं करेंगे कि आज तो अभिषेक सिंघवी को पकड़ा जा रहा है, तो अगली बार जब आपको पकड़ा जाएगा तो धर्म आपके लिए भी नहीं आएगा। ये एक प्रॉब्लम है हमारे देश में। बाकी व्यक्ति पे निर्भर करता है बहुत हद तक, या कुछ व्यक्ति वैसे भी नहीं करते गवर्नेंस। लेकिन ये एक सरकार है जिस पर लीडरशिप वैक्यूम जैसे आरोप भी लगे और ड्यूअल लीडरशिप जैसे आरोप भी लगे। देखिए, ड्यूअल लीडरशिप का मैं आपको कुछ उत्तर देना चाहता हूँ। मुझे याद है जब 2004 में सरकार बनी तो 30 सितंबर, उसके बाद 30 दिसंबर तिथियां फिक्स हो गई कि ये तो रिमोट कंट्रोल है, ये सरकार गिरने वाली है। मुझे याद है कि वो छप गए थे उस पर, वो भविष्यवाणी वाले कॉलम में, इस सरकार के लिए बुरा दिन है ये 30 सितंबर, बुरा दिन है ये, और ये गिर जाएगी तब तक। नॉर्मली ये होता है कि जब एक पार्टी सत्तारूढ़ होती है तो पार्टी करीब करीब गल जाती, खत्म हो जाती है, सरकार ऊपर आ जाती है। इस बार चूंकि श्रीमती सोनिया गांधी ने ये पद नहीं लिया, ग्रहण नहीं किया, तो एक तरफ पार्टी भी बहुत मजबूत रही और सरकार भी। लेकिन इन बातों को जोर किससे मिला? एक सरकार ने अध्यादेश पास कर दिया और पार्टी के उपाध्यक्ष एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर कहें कि वो अध्यादेश फाड़ देना चाहिए, और उसके बाद ये स्थिति आ जाए कि सरकार को इसे वापस खींचना पड़े। ये एक भिन्न इशू है। सच्ची बात यह है कि कई निर्णयों के विषय में बहुत आप अंदर से देखें तो कई लोगों का विरोध रहता है। एक फीलिंग होती है कि शायद ये निर्णय दूसरी तरफ से लिया जाए, लेकिन कई कारणों से वो निर्णय घोषित हो जाता है। उसके बाद पार्टी डिसिप्लिन के आधार पर आसानी से कोई बोल नहीं पाता। राहुल गांधी जी का वो नेतृत्व है, वो पद है जिसके आधार पर बोल सकते हैं। वो उन्होंने शायद बोला अपने तौर तरीके से, लेकिन जो बात बोली उससे एक स्ट्राइक किया कौन लोगों को। वो बात जनता जनार्दन की एक भावना से जुड़ी हुई थी, और हम में से कई लोग ऐसे थे जो समझते थे कि ये बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही थी ऑर्डिनेंस रूप से। तो कई बार अगर थोड़ा अचानक भी कुछ हो, अगर सही काम गलत रूप से भी हो, या गलत काम होने के बाद उसको सही किया जाए, तो उस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आजकल कोई, आज तक आपने किसी को पाया जो कहता है कि जो मूल निर्णय लिया राहुल गांधी ने ये इतना घृणात्मक है या गलत है? तो निर्णय तो सही मान गए आप, तो फिर आप सिर्फ इस बात की निंदा कर रहे हैं कि उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, ऐसे कह दिया, विदेश से कह दिया। इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभिषेक जी, इतने वर्षों से आप राजनीति में कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, आपको डर नहीं लगता कि जहां फेंकू, पप्पू, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में हो रहा है, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जहां राजनीति आप जैसे लोगों को जो चेहरा है सामने बैठते हैं उनको भी निशाना बनाए? और खासकर इस चुनाव में जिस तरीके की बातें आ रही हैं उसमें तो लगता है कि कोई कुछ भी कह देगा किसी। निश्चित रूप से होता है, और बहुत दुर्भाग्य की बात है। जहाँ तक हमको मालूम नहीं पड़ता, अच्छी बात है, क्योंकि हम अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत घृणा है इन चीज़ों से। मैं समझता हूँ किसी भी डिस्कशन में जब स्तर ऐसा पड़ जाता है, और एक दो बार हुआ है, तो मैं तो सिर्फ नमस्कार करके चला जाता हूँ। लेकिन जो प्रहार बिलो द बेल्ट हो रहे हैं, खासतौर पर लंबे समय आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं रहे, ये कहा गया कि अचानक आपको जो है फोर्स किया गया कि आप उस पोजीशन को छोड़ दीजिए। क्या आपको लगता है कि उसमें आपको अनफेयरली टारगेट किया गया उस निश्चित रूप से पूरे प्रकरण के दौरान? निश्चित रूप से। कितने लोगों ने वक्तव्य दिया कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन मैं खुद स्वतः हट रहा हूं इस पोजीशन से। मैंने अपना वक्तव्य दिया। 3 कोर्ट ऑर्डर्स के बाद
CFSL रिपोर्ट के बाद, लेकिन है जेलसी होती है। पता देखिए, ये व्यक्ति पे भी निर्भर करता है। मैं संतुष्ट हूँ अपने काम में, मेरे पास बहुत और काम है, बहुत व्यस्त रहता हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईर्ष्याएं होती हैं, राजनीति तो ईर्ष्या का एक दूसरा नाम है, और किसी भी चीज़ को बहाना बना के आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपसे आज बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर किसी चीज़ में 1 मिनट के लिए, इसमें तो खैर कानूनी कोर्ट ऑर्डर्स हैं, इसमें क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन कहीं भी अगर कुछ चीज़ सहमति से होती है और जिसमें 3 चीज़ें नहीं है, कोerशन, इलीगैलिटी या करप्शन, तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति हो सकती है आपको सिर्फ ये आपत्ति है कि आप उछालना चाहते हैं कुछ चीज़, किसी की छवि को मलिन करना चाहते हैं, क्योंकि ईर्ष्या है, करिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पार्टी में आपको लगता है कुछ लोग थे जिन्होंने आपका साथ दिया, या जो आपके खिलाफ खड़े हुए होंगे जिन्होंने साथ दिया? दोनों तरह के बहुत लोग होते हैं, और हमारी पार्टी और बाहर की पार्टी में दोनों तरह के होते हैं, और सबके नाम न पता होते हैं कभी, लेकिन कईयों के एक आभास होता है, कईयों के नाम पता भी होते हैं। कभी इस तरह की चीज से आत्मविश्वास को चोट लगी, ठेस पहुंची, मुश्किल हुआ सामना करना? नहीं, मुश्किल तो नहीं होता है, ठेस पहुंचती है कि ऐसे गिरे हुए स्तर के लोग भी होते हैं, ऐसे नीचे स्तर के लोग होते हैं जो ऐसी घिनौनी बातें या हरकत कर सकते हैं, सिर्फ एक ईर्ष्या या एक प्रतिशोध के कारण। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक मनु सिंघवी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभिषेक मनु सिंघवी भारत भाग्य विधाता में आप उनको सुन रहे थे, और अभिषेक मनु सिंघवी पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं कि 2014 के पहले राज्यों का चुनाव एक लिटमस टेस्ट होगा, और जो लोग उसके नतीजों के बारे में जो कोई भी आस लगाए हैं, उसमें से कई नतीजे उनको हैरान कर सकते हैं। नमस्कार। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा में किस पार्टी की सरकार है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कांग्रेस। जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम हैं मीनाक्षी भट्टाचार्य दिल्ली और गोधन सिंह उत्तराखंड। आज का सवाल है, नेता होने के साथ अभिषेक मनु सिंघवी का पेशा क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी लेखक। आप हमें अपने जवाब SMS के जरिए भेज सकते हैं, जिसके लिए आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर लिखिए PBV, फिर एक स्पेस दें और उसके बाद अपना ऑप्शन लिखकर भेज दें 57575 पर। लकी विजेता को मिलेगा शनिवार को होने वाले जी मीडिया के शो इंडिया का एजेंडा में हिस्सा लेने का मौका। अगर आप हमारा कार्यक्रम ना देख पाए हों तो आप देख सकते हैं www.znews.com पर, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पर भी, facebook.com/znews, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर /znews।